हेलो क्लास 8th स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 और कविता जो थी वो उसको कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा एक प्रकार का खेल है, आई थिंक आप अच्छे से जानते हैं और बहुत सारे बच्चे खेलते भी होंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये कहानी है ना। इसमें लेखक ने बताया है कि लेखक का मानना ये है कि धर्म, जाति, पद, प्रतिष्ठा आदि मनुष्यों के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। इस कहानी में लेखक और गया नाम का दो पात्र होते हैं। कहानी में लेखक और गया जो है लेखक का बचपन का दोस्त होता है और ये दोनों बचपन में गुल्ली डंडा खेलते हैं। बड़े होने पर लेखक जो है इंजीनियर बन जाता है और जो गया है वो साइंस बन जाता है। इन दोनों जब दोनों बचपन के खेल को जब मिलते हैं और जब दोबारा खेलते हैं तो अपनी बारी के लिए बचपन में पीटने वाला गया इस बार खेल में लेखक के बेईमानी करने पर भी चुप हो जाता है। बचपन में जब खेलते थे तो गया लेखक जब बेईमानी करता था तो उसको पीटता था, मारता था और मतलब ज़बरदस्ती उससे सारा काम कंप्लीट करवाता था खेल का। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, एक साइंस बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है और जब वापस से जब वो खेलते हैं दोनों, तो इस बार जो है लेखक बेईमानी करता है, लेकिन बेईमानी करने पर भी जो गया है वो कुछ भी नहीं बोलता है और चुप रहता है। इस तरह अक्सर ही उन दोनों की मित्रता के बीच में दीवार बन जाती है ना। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर में क्या होता है। धर्म, जाति, पद, प्रतिष्ठा मनुष्यों के बीच में दीवार किस प्रकार से बन जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम कोई खेल क्यों खेलते हैं? अगर खेल न हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने घर में सभी को सुनाइएगा और बताइएगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत है, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। लेखक का कहना है कि गुल्ली डंडा जो है इस खेल को खेलने में किसी प्रकार का खर्च नहीं लगता है, किसी प्रकार की मेहनत नहीं लगती है और किसी पेड़ की डाली से टहनी काट कर गुल्ली बना लो और डंडे से खेलना शुरू कर दो। अगर दो आदमी भी खेलने के लिए हो तो खेल शुरू हो जाता है ना। और विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामने महंगे होते हैं, उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है ना। विलायती मीन्स देशी या अंग्रेजी खेल। ये लेखक का कहना है कि जो अंग्रेजी विदेशी खेल है उसके सामान बहुत महंगे होते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन ये जो गुल्ली डंडा है ये हर फिटकरी जो है एक प्रकार का मुहावरा है ना। इसका अर्थ है बिना खर्च किए काम हो जाना, है ना। तो लेखक का यह मानना है कि ये एक इस प्रकार का खेल है कि बिना पैसे गंवाए भी हम आसानी से इनको उपलब्ध करवा सकते हैं और खेल सकते हैं। पर हम हैं कि अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़कों के 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, आँख से गुल्ली फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट में सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? लेखक का मानना यह है यहाँ पे कि ये सब बहाने होते हैं कि गुल्ली से आँख फूट जाती हैं। विलायती खेल भी तो ऐसे है जिनसे लगने या चोट लगने का खतरा रहता है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी
में बदल बैठे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती हैं और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। लेखक को गुल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद है। बचपन में लेखक यही खेल खेला करता है और वो कहता है कि मुझे सबसे अभी भी मुझे इतनी एज होने के बाद भी मुझे गुल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद है और मुझे गुल्ली ही बहुत अच्छी लगती है। और प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े वह सरल स्वभाव जिसे छूत अछूत, बीमार अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमानी की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी की चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। लेखक कहता है कि हम खेलने में इतने मस्त हो जाते थे कि हमें घर जाने की सुधि नहीं रहती थी, न खाने पीने का कोई ठिकाना रहता था। मेरे हम जोलियों में एक लड़का गया नाम का था। उसके जो दोस्त थे लेखक के, उसमें गया नाम का उसका एक फ्रेंड था। वह मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। क्या आपको पता है गया एक स्थान का भी नाम है, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है ना। उसके बारे में आप पढ़िएगा सर्च करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गया से मतलब एक कहानी का मुख्य पात्र है, उससे है, लेखक के मित्र से है ना, किसी का नाम। तो लेखक कह रहा है कि वो मुझसे 2-3 साल ही बड़ा होगा। दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट गुल्ली जैसी ही हो, कैसी भी हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती थी। मतलब वो खेलने में बहुत ही बड़ा चैंपियन था, खेलने में बहुत अधिक माहिर था। गुल्ली डंडा खेलने में किसी प्रकार की भी गुल्ली हो, लेकिन वो अच्छी तरह से खेल लेता था। और इस प्रकार से जैसे छिपकली कीड़ों को खाने के लिए लपकती है ना, उस तरीके से वो गुल्ली को मारने में खेलने से इस प्रकार से खेलता था। मालूम ही नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। मतलब उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, वो कहाँ रहता था, कहाँ से आता था, उसके मम्मी पापा कौन थे, लेकिन जो कोई भी था वो क्लब का चैंपियन था। क्लब का चैंपियन मीन्स जो खेलने में जो माहिर होता है ना, सबसे आगे कोऑर्डिनेटर था एक तरह से, है ना। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे, पर अपनी गोइयाँ बना लेते थे और अपना गोइया मतलब एक प्रकार टीम का जो सदस्य होता है ना, मेन सदस्य बॉस। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पद रहा था और मैं पदा रहा था। मतलब इस खेल में क्या होता है कि जिसकी हार हो जाती है, जो हार जाता है उसको पदना पड़ता है ना, उसको दाव चुकाना पड़ता है। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। दाव मतलब पारी, जो बारी होती है उसको बोलते हैं। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। लेखक कह रहा है कि मैं गया से एक बार हार गया था, लेकिन गया मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो मुझे पदाने के लिए बहुत ही अनुनय विनय कर रहा था। और मैंने भी बहुत ये करा, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहा था कि तुमको दाव देकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन लेखक बहुत कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वैसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। लेखक ने कहा कि मैं घर की तरफ भाग गया, लेकिन गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बहुत बहादुर बनके, पदने में बेर क्यों भाग जाते हो। बोले कि जब मेरा टर्न था तब तो तुमने बहुत दादागिरी करी, अब मेरा टर्न आया है तो तुम भाग रहे हो, मैं तुमको भागने नहीं दूंगा। तुम दिन भर पदाओ तो मैं पदता रहूं? हाँ, दिन भर पदना पड़ेगा।
न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लोगे? अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे, मैं दाव न दूंगा। अब लेखक का जब टर्न आया दाव देने का, तो वो क्या कहता है कि मैंने तुमको कल अमरूद दिया था ना, वो अमरूद मुझे वापस लौटा दो। तो उसका दोस्त कहता है कि वो तो मैं खा चुका हूँ। तो बोले कि खा चुका हो तो पेट से निकाल के दो मुझे, है ना। तो इस तरीके से वो आपस में बहस करते हैं। वो कहता है कि मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया था। लेखक कह रहा है कि मुझे लगता था कि मैं सही हूँ और वो गलत है, उसका दोस्त जो गया था वो। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही अमृत खिलाया था, मतलब मेरा ये स्वार्थ था कि मुझे जो है वो पदना नहीं पड़ेगा। कोई निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमृत खाया तो फिर उससे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? इस लेखक का ये मानना था कि मैंने जब अमृत उसको खिला दिया, मतलब खाने की जो चीज़ थी अमृत मैंने उसको खिला दिया है, मैंने मेरी तरफ से कुछ भी चीज़ें उसको खाने के लिए दी हैं, तो अब वो मुझसे दाव लेने का कोई अधिकार नहीं रखता। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमृत यूं ही हजम कर जाएगा। लेखक का क्या मानना था कि लोग रिश्वत देकर कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। तो मैंने भी तो इसको अमृत खिलाया, तो इसको ऐसे थोड़ी हजम करने दूंगा, है ना। वो कह रहा है कि अमृत पैसे के 5 अमृत पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। लेखक का मानना यह था कि मैंने उसको अमृत खिला दिया है, तो अब मैं कोई दाव नहीं दूंगा, और वो बहुत महंगे वाले अमृत थे जो मैंने उसको खिलाए थे। तो अब दाव देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, और वो मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमृत समृद्ध मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी। उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जाति वाले लोंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी, और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। घराव सा मतलब घर जैसा व्यवहार। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बता रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। क्या होता है कि जब लेखक और गया साथ साथ खेलते हैं, तो गया जो लेखक होता है वो जब दाव नहीं चुकाता है और भागकर आ जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद उसके पिताजी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो लेखक के पिताजी और माँ को तो दुख होता है, जिस स्थान पर रहते हैं उस गाँव को छोड़कर जाते हैं वहाँ पर। लेखक के मम्मी पापा को तो बहुत दुख होता है गांव छोड़ने का, लेकिन लेखक
को बहुत खुशी होती है और वो नई दुनिया देखने की चाहत में इतना खुश रहता है कि उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता है अपने फ्रेंड्स लोगों से बिछुड़ने का। और दोस्तों के साथ ऐसी ऐसी बातें करता है कि दोस्तों को ऐसा लगता है कि तुम तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो और हमको तो इसी गांव में रहना है, यही जीना है और यही मरना है, तो तुम जाओ और अच्छी जगह पे जियो और तुम्हारा भविष्य अच्छा उज्जवल हो जाएगा। उस तरीके से वो उसके मित्र उसको दुआएं देते हैं और वहाँ से उसको विदा कर देते हैं। फिर क्या होता है आगे, 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवाय वहां और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपना उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मगर दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। लेखक कहता है कि जब 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद जिले का दौरा करते हुए मैं उस कस्बे में पहुंचा जहाँ पे एक डाक बंगले में ठहरा। डाक बंगला मतलब एक क्षेत्र में जब कोई दौरे पे जाता है सरकारी अधिकारी, तो उसके लिए रुकने के लिए एक स्थान है, भवन बनाया गया है, उसको डाक बंगला बोलते हैं ना। तो लेखक कहता है कि मुझे जो पुरानी यादें थी वो सब ताज़ा हो गई और मेरे जो बचपन के दोस्त थे वो जो मुझे सब याद आ गए। और ऐसी इच्छा होने लगी कि वहाँ पे कोई कुछ था ही नहीं, तो सब चेंज हो गया था, सारा कुछ बदल गया था। तो ऐसी इच्छा हुई थी कि मैं धरती से लिपट कर रहूँ और कहूँ कि तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं वही हूँ और तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर पहले हम दोस्त लोग खेला करते थे और साथ में मस्ती किया करते थे। लेकिन वहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं था। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडे खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में रौब और अधिकार के वातावरण में। लेखक कह रहा है कि अचानक मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडे खेलते हुए देखा, तो एक क्षण के लिए मैं भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ, है ना। मैं रौब से रहता हूँ, अधिकार के वातावरण में हूँ। लेकिन जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है, तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को एक साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में हो? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी नज़रों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। लेखक जब वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनसे गया के बारे में पूछताछ करता है और गया को बुलाकर जब वो लेकर आता है तो लेखक गया को एक क्षण में पहचान लेते हैं, मतलब देखते ही पहचान लेता है और उन सब दोस्तों के बारे में पूछता है, वो जानकारी प्राप्त करता है। लेकिन जो गया है वो बिल्कुल इस प्रकार से बात करता है जैसे कि वो एक गरीब किसान है और वो जो है एक बड़ा अफसर है। इस तरीके से वो उन दोनों के बीच में एक वो बचपन वाली जो फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल नहीं होती। बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बाकी पार्ट 2 बचा है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।